सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में आज चैप्टर नंबर 4 को हम खत्म भी कर देंगे और इसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 5, और उसके बाद आपका जो शांति शिक्षा है इसका भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके 4th सेमेस्टर के 8 के 8 विषय जो है इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जा रहा है। तो आप लोग सारे विषयों को देखिए और अगर आपको ये सारे के सारे विषयों के नोट्स चाहिए यानी कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऐप से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। 8 के 8 विषयों की क्लासेस, 8 के 8 विषयों की नोट्स, 8 के 8 विषयों के आपको पूरे के पूरे राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप में। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो ओवरऑल तैयारी है 4th सेमेस्टर की वो बहुत बहुत बेहतर हो पाएगी। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 में व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया, यानी कि व्यवहारवाद क्या होता है, ठीक है। और ये आपको पता है किसी का व्यवहार मतलब क्या होता है, किसी का बिहेवियर, यानी कि वो किस तरीके से अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार में, अपने मित्रों से, साथियों से किस प्रकार का वो व्यवहार करता है, किस प्रकार की वो बात करता है। इसके अलावा वह व्यक्ति व्यवहारिक है या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो आदर्शवादी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रैक्टिकली व्यक्ति होते हैं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वॉटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया। उन दिनों मनोवैज्ञानिकों से मांग की जा रही थी कि वे आत्म विश्लेषण की तकनीकी विकसित करें। वॉटसन का कहना था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतरी एवं निजी अनुभूतियों पर आधारित नहीं होता है, वह अपने माहौल से निर्देशित होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो उसकी अपनी भीतरी और निजी अनुभूतियों पर आधारित होता है। उसके साथ किस प्रकार का बिहेव किया गया है उस व्यक्ति के साथ, या वह किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहा है, उसका परिवार किस प्रकार का है, ये सब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसके परिवार में हमेशा कलह हो रही है, हमेशा आपस में उसके जो पेरेंट्स है वो लड़ रहे हैं, तो इस तरीके के जो बच्चे होंगे उनका जो व्यवहार होगा वो उसी प्रकार का होगा, आक्रामक होगा, क्योंकि वो अपने घर में उसी प्रकार का व्यवहार देख रहे हैं। और एक बच्चा जिसके घर में सभी लोग प्रेम से रह रहे हैं, सभी लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, सभी एक दूसरे की बातों का सम्मान कर रहे हैं, तो वहां पर वो बच्चा उसी प्रकार से पलेगा बढ़ेगा। तो आप लोग भी इतने बड़े हो गए हो दोस्तों, तो आप लोगों को भी ये चीज समझ में आती होगी कि अगर आपकी ट्रेनिंग आप कर रहे हो, आपकी ट्रेनिंग में अगर 50 लोग का पूरा जो 50 सीटें हैं आपके कॉलेज में, तो आप देखोगे 50 के 50 लोगों का जो व्यवहार होगा वो सेम टू सेम बिल्कुल नहीं होगा। हर कोई अलग अलग व्यवहार का होगा, अलग अलग नेचर का होगा, ठीक है। तो ये सब उनके फैमिली हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, वो किस तरीके के माहौल में रह करके आए हैं इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार वह तरीका है जिस प्रकार वह आचरण या अनुक्रिया करता है। यह व्यक्ति के कार्य, प्रभाव डालने या बदलने का ढंग है। एक प्रकार से व्यवहार व्यक्ति द्वारा स्वतः और अपने पर्यावरण के संयोजन में की गई क्रियाओं या कार्य करने के ढंगों का विस्तार या प्रसार क्षेत्र है। यानी कि किसी के व्यवहार को हम कैसे नोटिस करते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वो हमसे कैसा व्यवहार कर रहा है। किसी सिचुएशन में अगर हमको हेल्प की जरूरत है तो क्या वो व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने काम को कितनी ईमानदारी से कर रहा है, वह लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। यही सब देख करके हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में कल्पना करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। इसे व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य चेतन हो या अचेतन, प्रकट या अप्रकट, ऐच्छिक या अनैच्छिक के प्रति अनुक्रिया को व्यक्त करता है। वॉटसन ने किसी मनोवैज्ञानिक घटना को एक उद्दीपन से प्रारंभ होने को माना है और जब उसके प्रति अनुक्रिया की जाती है तो घटना समाप्त हो जाती है। इस तरह वॉटसन ने व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया के मनोविज्ञान को जन्म दिया है।
यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे अंदर अभिप्रेरणा होती है उस काम को करने की। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया है सीखने का, उसमें क्या कहा है कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर तत्परता होती है। तत्परता के नियम के अंदर अंतर्गत उन्होंने क्या बताया, यही बताया ना कि जब कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर तत्परता होती है, जुनून होता है, तो उस काम को हम बहुत ही अच्छे से करते हैं। और अगर किसी काम को करने के लिए हम मोटिवेट ही नहीं है, अंदर से प्रेरित ही नहीं है, तो उस काम को हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान को उद्दीप्त और अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि व्यवहार में उद्दीपक और अनुक्रिया का जितना महत्व है उतना और किसी प्रत्यय में नहीं है। बहुत तेज आवाज को सुनकर व्यक्ति अपने चारों ओर घूमकर देखने लगता है, तो यह उद्दीपक के प्रति होने वाली क्या है, अनुक्रिया है। ठीक है, यानी कि जो व्यवहारवाद है दोस्तों, इसमें यही चीज बताई गई है कि अगर रियल लाइफ में भी हम देखें कि कोई भी काम हम क्यों करते हैं, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। अब डीएलएड हम कर रहे हैं तो हम डीएलएड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या बनना है, हमको प्राइमरी का मास्टर बनना है, हमको कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, हमारा लक्ष्य यही है। शायद इसीलिए हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, शायद नहीं, बिल्कुल क्लियर है, हम इसीलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना है और अपने देश के भविष्य को आगे ले जाना है, देश के कल को अच्छा बनाना है, तो इसलिए हम टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डीएलएड की ट्रेनिंग है या जो भी चीज हम कोई भी काम करते हैं अपने जीवन में, तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है, और किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही हम कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद व्यवहारवाद का शिक्षा में क्या योगदान है। व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान, व्यवहारवाद का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। सबसे पहला देखिए, व्यवहारवाद ने जो विधियां व तकनीकी प्रदान की हैं, उससे बच्चों के व्यवहार को समझने में बहुत सहायता मिली। व्यवहारवाद में बच्चों को पढ़ाने की अलग अलग विधियां हैं। आज हम अलग अलग टेक्निक्स का, टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करके बच्चों को आसानी से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि सरल से कठिन की ओर बच्चों को पढ़ाएं, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज हो, बहुत ही आसानी से समझ में आए, बच्चों को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज की जो शिक्षा है, आप सभी को पता है, वो बाल केंद्रित हो गई है कि बच्चों के व्यवहार के अकॉर्डिंग ही, बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार ही, बच्चे जिस प्रकार से, जिस विषय में इंटरेस्टेड है, जिस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, हर बच्चे को हम उस प्रकार से पढ़ाएं। ये सारी चीजें हमें मनोविज्ञान में सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब व्यवहारवाद की देन है। देखिए, सीखने और प्रेरणा के क्षेत्र में व्यवहारवाद ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो व्यवहारवाद में आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने हमेशा से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सीखना है उसको हमेशा इस तरीके से कोशिश की है कि हम करके सीखें। और जब हम कोई चीज करके सीखते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए लर्न हो जाती है। जैसे कि साइंस सब्जेक्ट हुआ जिसमें हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, खुद से करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा नॉलेज है, हमारा जो स्किल है, वो और अच्छा डेवलप होता है। कोई भी काम जब हम खुद करते हैं तो उसको बेहतर तरीके से सीखते हैं। जिस तरीके से आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, बिल्कुल अब आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी अभी नहीं बैठती होगी। अगर आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हो या ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर आप लिख रहे हो, तो चौक से लिखने पर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी अभी नहीं बनती होगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप स्कूल में जाओगे, हर दिन आप चौक से लिखोगे, हर दिन आप प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप जो आपकी लिखावट है, जो आपकी जो राइटिंग है बोर्ड पर, वो अपने आप उभर करके आएगी, सुंदर बन करके आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कोई चीज बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, उसको रोज यूज करते हैं, तो वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। और वो प्रैक्टिस करते करते वो हमें और अच्छे से वो स्किल आने लगती है। जैसे कोई पहली बार कपड़ा सिलना शुरू करता है तो पहली बार में वो परफेक्ट नहीं सिल पाता है। कोई भी काम कोई पहली बार करता है तो उसमें परफेक्ट नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से हम टीचिंग में भी कह सकते हैं, कोई शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है और जब उसको पढ़ाते हुए 5 साल, 10 साल, 15 साल हो जाते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो जाता है और वो और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ हमें जीवन में सीखने को मिलता है और हम सीखते भी रहते हैं हर दिन। अपने आसपास से, अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से भी सीखते हैं। तो सीखना ही क्या है, जीवन है, और ये व्यवहारवाद में ही आता है।
इसके बाद देखिए, बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इनके संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनका संवेग, उनका जो इमोशन है वो किस प्रकार का, वो किस प्रकार के इन्वायरमेंट से आए हैं। क्योंकि अभी मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं आपके, तो 30 के 30 बच्चे सेम टू सेम इन्वायरमेंट के नहीं है। कोई बच्चा, किसी के माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, किसी के केवल पिताजी नौकरी कर रहे हैं, किसी बच्चे के दोनों माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, किसी बच्चे के माता पिता में से कोई नहीं है, ऐसा भी होता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें होती हैं जो जिस प्रकार से बच्चे आते हैं, सभी का संवेग समान नहीं होता, सभी के इमोशन समान नहीं होते हैं। लेकिन एक ही कक्षा में बच्चे बैठते हैं तो हमें सभी बच्चों के ऊपर ध्यान देना होता है और सभी बच्चों का कोशिश करना होता है कि सभी बच्चों का विकास हम अच्छे से कर पाए। फिर इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव डाला है। देखिए, व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर वातावरणीय कारकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया है। जैसा अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जो हमारा व्यवहार है या जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे आसपास के वातावरण पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? हम किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, हमारे परिवार में किस प्रकार का बिहेव होता है, हमारे बिहेवियर से साफ साफ झलकता है कि किस तरीके से हमें संस्कार दिए गए। अगर कोई अच्छा बिहेव नहीं करता किसी से, तो सबसे पहले लोग उस व्यक्ति के माता पिता पर ही जाते होंगे कि शायद तुम्हारे परिवार में भी ऐसा होता होगा या तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें ऐसा ही सिखाया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो व्यवहार होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का, वो उसके आसपास के लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है। वो किस प्रकार के दोस्तों के साथ रहता है, उन दोस्तों का व्यवहार कैसा है, ये भी उस व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। किस प्रकार के शिक्षकों ने उसको पढ़ाया है, किस प्रकार से उस बच्चे ने पढ़ा है, ये सब उस पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वातावरण होता है वो हमारे व्यवहार पर काफी हद तक हमारा जो व्यवहार है उसको बनाने में मदद करता है। वॉटसन का कथन था कि यदि उन्हें 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दिए जाते हैं तो वे उन्हें चाहे जो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या भिखारी, कुछ भी उचित वातावरण कर प्रदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी बच्चे के घर में कोई सिविल सर्विसेज में चला गया है, किसी ने यूपीएससी क्लियर कर ली है, तो उसमें आप देखोगे कई जनरेशन तक लोग यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। उस घर में 1 अधिकारी हुआ, 2 अधिकारी हुए, 3 अधिकारी हुए, 4 अधिकारी हुए, सब अधिकारी ही अधिकारी हो रहे हैं क्योंकि उस घर का जो इन्वायरमेंट है वो उसी प्रकार का है। अब इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे के माता पिता या उसके दादी बाबा डॉक्टर थे, फिर उसके माता पिता भी डॉक्टर हो गए, फिर उस बच्चे के ऊपर भी इसी प्रोफेशन में जाने का दबाव है, या फिर ये कहें कि बच्चे को भी यही प्रोफेशन अच्छा लग रहा है कि उसको भी डॉक्टर बनना है। तो क्योंकि उस घर का माहौल जो है वो इसी प्रकार का है, सब डॉक्टर है, सब डॉक्टर है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में हम पले बड़े होते हैं, हमें वही अच्छा लगने लगता है और फिर उसको हम आगे चल करके अपना करियर भी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से डॉक्टर की बात मैंने की, शायद इसी प्रकार से सेम टू सेम हम इंजीनियर्स की भी कर सकते हैं कि अगर एक घर में 1-2 इंजीनियर हुए तो सब इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं। कलाकार या आर्टिस्ट की भी बात करें, जैसे कि अभी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनके बच्चे भी अब क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को उसको बचपन से खेलते हुए देखा है, अपनी माता को बचपन से खेलते हुए देखा, तो उन बच्चों के अंदर भी वही जुनून है कि हमें भी क्रिकेट खेलना है, हमें भी अच्छा खिलाड़ी बनना है और हमें भी अपने देश का नाम रोशन करना है, मेडल लेकर के आना है देश के लिए, कप लेकर के आना है देश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, यहाँ भिखारी की भी बात कर लेते हैं। तो भिखारी भी आप देखो, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो भीख मांगते हैं, अपने बच्चों को भी लेकर के साथ में भीख मांगते हैं, अपने बच्चों को दिखा करके ही भीख मांगते हैं और ये भी जनरेशन चलता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि इस तरीके से भी कुछ लोगों ने तो इसको व्यवसाय ही बना लिया, अगर बड़े बड़े शहरों की हम बात करें, ठीक है। तो जो व्यवहार होता है, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट बच्चा देखता है अपने आसपास, उसका पूरा का पूरा प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है दोस्तों, ये यहाँ पर खत्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर नंबर 4 है जो व्यवहारवाद यहाँ पर आपने पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यवहार होता है वो किस तरीके से हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो किस प्रकार से हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालता है। जैसा मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया, एक पूरी एग्जाम्पल से मैंने समझाने की ही कोशिश की है हर चीज को कि किस प्रकार से अगर आपके घर का जो इन्वायरमेंट है वो आपको कैसे प्रभावित करता है।
अगर कोई एक बार सिविल सर्विसेज में किसी के घर का कोई चला गया तो वो उसके घर में सब आप देखोगे सब अधिकारी बनने की होड़ रहती है। किसी के घर में कोई डॉक्टर बन गया तो सब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, किसी के घर में कोई टीचर बन गया तो उस घर में सब शिक्षक बनना ही चाह रहे हैं, क्योंकि ये उस घर का इन्वायरमेंट है। और उस घर में जब बड़ों ने कुछ अच्छा किया तो छोटों का भी यही चीज है कि हम भी आगे चल करके हम भी अच्छा करेंगे और हम भी परिवार का नाम रोशन करेंगे। इसी प्रकार से कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेटर भी यही सोचता है कि मेरा भी बच्चा बड़ा होगा तो वो भी क्रिकेट खेलेगा। और आजकल आप देखो वो भी यही रहा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के बच्चे भी क्रिकेट में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये मोटिवेशन अपने परिवार से ही मिल गई। अपने परिवार में ही उन्होंने एक प्लेयर को खेलते हुए देख लिया अच्छे से। तो इस तरीके से जो हमें इन्वायरमेंट अपने परिवार में मिल जाता है, वो जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट में ही हम आगे चल करके और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो ये पूरा का पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 व्यवहारवाद में उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होती है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रेरणा कहाँ से हमें मिलती है। प्रेरणा बाह्य भी हो सकती है, आंतरिक भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से आंतरिक ही होती है। जब तक अपने मन से अंदर से इच्छा नहीं होगी कुछ करने की, तब तक किसी के कहने से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका अपना जीवन है, आपको अपने बारे में खुद सोचना है कि किस तरीके से आपको आपका डीएलएड कंप्लीट हो रहा है, आगे आपको क्या करना है, कैसे आपको यूपी टेट क्लियर करना है, कैसे सीटेट क्लियर करना है, कैसे आपको सुपर टेट क्लियर करना है, कैसे आपको शिक्षक बनना है। ये आपके अंदर खुद जुनून होना चाहिए, ये आपको कोई तीसरा आकर के नहीं बताएगा, ठीक है। और अगर किसी को बताने की जरूरत पड़ रही है कि कोई तीसरा आपको आकर के बता रहा है कि तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो व्यवहारवाद यही चीज है कि हमें खुद अपने लिए मोटिवेट होना है, हमें अपने जीवन में क्या करना है ये चीज का हमें खुद एहसास होना चाहिए। और आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे हमें थोड़ी सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि अब हम अगर बहुत उदास है तो हमारा जो परिवार है, हमारे जो माता पिता, हमारे जो भाई बहन है, वही हमारे काम आएंगे, वही हमें उस अवसाद से या उस डिप्रेशन से निकाल पाएंगे, ठीक है। बाकी हमें अपना काम खुद करना है, हमें अपने जीवन में खुद आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर था व्यवहारवाद, ये यही था कि किस प्रकार से हमारा आसपास का जो वातावरण है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र मंडली, हमारे साथी किस प्रकार से हमारा सहयोग करते हैं हमें आगे बढ़ने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे हिंसा के कारण निवारण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल से बने रहिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप उस वीडियो को भी हमसे मांग सकते हो। आप कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने से आपको फायदा ये होगा कि 15 दिन के अंदर ही आपके 8 के 8 विषय तैयार कर सकते हो आप, और बहुत ही अच्छे से पढ़ करके आप अपने 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, और ढेर सारी वीडियोस में लेकर के आती रहूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की भी लिंक मिल जाएगी और 8 के 8 विषयों के वीडियोस की भी लिंक मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।